Hello students, today we will revise chapter number 3 Nationalism in India. As I explained you, nationalism it's a feeling of pride and belongingness towards one's nation. मतलब हमारे नेशन के लिए हमारे अंदर जो प्राइड की ऑनरशिप की फीलिंग है कि ये मेरा कंट्री है, दिस इज़ माई कंट्री. ऑनरशिप मीन्स नॉट इन द सेंस ऑफ रूलिंग, बट हाँ जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो फीलिंग दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म. नेशनलिज्म जो है वो है कि जिसमें हम विलिंगली अपनी लाइफ, प्रॉपर्टी, वेल्थ, एवरीथिंग सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाते हैं. In semester 1, we studied about the 1857 revolt. Various factors like Renaissance. Renaissance means changes, new change. Then Reformation, the American and the French Revolution, unification of Italy and Germany. इन सब ने यूरोप में नेशनलिज्म को प्रोपोगेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था उसकी वजह से इंडियंस जो थे उन्होंने वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे उनका नॉलेज उनको मिला. बिकॉज कई सारे ऐसे इंडियंस थे जो ब्रिटिश ऑफिस में जॉब करते थे एंड ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो उनकी थ्रू हमें नॉलेज मिलता था व्हाट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड. सो वेरियस फैक्टर्स आर देयर जिन्होंने मॉडर्न नेशनलिज्म को हमारे अंदर फॉस्टर किया. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने नेशनलिज्म को राइज किया जो हमने स्टडी किए थे. उसमें सबसे पहला रीज़न था पॉलिटिकल रीज़न. ब्रिटिश रूल से पहले हमारी कंट्री जो थी वो पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं थी. पूरा इंडिया जो है वो छोटे बड़े किंगडम में डिवाइडेड था और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर बहुत सारे किंग्स जो थे उनको डिफीट करके अपना डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश किया. उन्होंने रूल एस्टैब्लिश करके एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंट की. सिर्फ नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है कि यूनिटी जो नहीं थी ना वो उनकी वजह से आई. ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा नहीं था, बट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यूनिफॉर्म में इम्प्लीमेंट किया, प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया. बट जो इंडियन किंग्स थे उन्होंने उनके अगेंस्ट फाइट की. कुछ अच्छी इफ़ेक्ट हुई लेकिन साथ में सफ़र भी बहुत करना पड़ा. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेस्ट जो था वो और वाइड स्प्रेड प्रोमिनेंट हुआ. सेकेंड वन इकोनॉमिक रीज़न था. इकोनॉमिक रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से इंडिया जो था वो फाइनेंशियली कोलैप्स होने लगा. ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे और इंडियन मार्केट में उसे सेल करते थे. मैन्युफैक्चर गुड्स जो इंडिया में लाया जाता था उसके ऊपर जो ड्यूटी मीन्स के टैक्स होना चाहिए वो नेग्लिजिबल था. वाइल इंडिया की ही कॉमोडिटी जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उन पर हैवी टैक्स लेव किया गया था. एंड एज ए रिजल्ट इंडियन गुड्स जो था वो इंग्लैंड गुड्स की कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता था. सो बिकॉज ऑफ दैट कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है उनका कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड मार्केट जो है, इंग्लैंड मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो हाईली सेल होता था, वाइल हमारे यहाँ की गुड्स की प्राइस ज़्यादा होती थी. तो उसकी वजह से प्रोडक्शन किया हुआ मटेरियल जो एज इट इज़ पड़ा रहता था. बहुत ही जल्दी
उसकी इफ़ेक्ट दिखने लगी, आर्टिसंस अनएम्प्लॉयड होने लगे, कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया कि हम लोग उनके साथ कंपटीशन में खड़े ही नहीं रह पाए। एंड इंडिया ने भी रियलाइज़ किया कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है कि इंडियन इकोनॉमी के थ्रू इंग्लैंड को प्रॉस्परस करना है। तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई। देन ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है, ब्रिटिशर्स जो उन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड वाटरवेज जो है वो अपने लिए डेवलप किए थे। उनकी मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, बट वो हमारे लिए भी बोन प्रूव हुए, ब्लेसिंग प्रूव हुए, बिकॉज रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्ट से लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे के आइडियाज़ जो है वो शेयर करने लगे, थॉट्स एंड ओपिनियन एक्सचेंज होने लगे, कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन था, कम्युनिटी एंड रीजन के जो डिस्क्रिमिनेशन थे वो कम होने लगे, कम्युनिकेशन एंड मास ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ पीपल ट्रांसपोर्ट करने लगे और लोगों तक नेशनलिज्म जो है अवेयरनेस स्प्रेड करने लगे। 1857 का रिवॉल्ट फेल हुआ बिकॉज सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। यहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होने की वजह से लीडरशिप भी बिल्ड हुई। देन द नेक्स्ट वन दैट इज़ लिटरेचर एंड एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन जो है उसने नेशनलिज्म जो है, इंडियन नेशनलिज्म, उसे राइज करने में रास्ता दिखाया। वेस्टर्न आइडियाज़ जो थे उन्होंने डोर ओपन किए इंग्लिश एजुकेशन के। वर्ल्ड का जो भी लिटरेचर था उसमें मोस्टली लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल था, तो लोग जो है वो इंग्लिश लर्न करने लगे। और वर्ल्ड में एट प्रेजेंट, मतलब कि जब की बात करें उस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा था उससे वो फेमिलियर हुए। तो डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे आइडियाज़ से हम इंस्पायर हुए। जो अमेरिकन वॉर जो था इंडिपेंडेंस के लिए एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें ये आइडियाज़ अप्लाई किए गए थे जिससे हम भी इंस्पायर हुए। इंग्लिश एजुकेशन लिया तो ये सब पता चला। इंडियन पीपल के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर जो पावर है उसे रिकॉग्नाइज करना, यूनिटी, ये सब धीरे धीरे डेवलप होने लगा। दे ऑल स्टार्टेड टू ड्रीम फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नॉवेल, एक्ट, स्टोरीज, पोएम्स, सॉन्ग्स, ये सब रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखा गया, जिसके थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्प्रेड हो। न्यूज़पेपर्स जो है उन्होंने नेशनल अवेयरनेस स्प्रेड करने में वाइटल रोल, मेजर रोल प्ले किया। बंगाल, मुंबई, चेन्नई एंड अदर एरियाज़ जो है वहाँ पर न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते थे, जिसमें ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता था और लोगों को अवेयर किया, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज की। देन अलेक्जेंडर कनिंघम जो एक एंशियंट आर्कोलॉजिस्ट थे, वो और उनके असिस्टेंट्स जो है उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी कई साइट्स पर एक्सकेवेशन वर्क किया था और उनको आर्कोलॉजिकल रिमेन्स भी मिले थे जो हमारा इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है। उनके साथ साथ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट जो थे लाइक राय बहादुर दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस्त, रखालदास बनर्जी, उन्होंने भी ये जो मैजेस्टिक सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके रिमेन्स को अनर्थ मीन्स के बाहर लाने में, फाइंड करने में जो एक्सकेवेशन वर्क है वो कंटिन्यू रखा। इंडियन स्कॉलर के साथ जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे वो कोलैबोरेशन करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इंडियन एंशियंट बुक्स जो थी मेडिकल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, डिप्लोमेसी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जिससे वर्ल्ड को इंडिया का नॉलेज मिला, इंडिया के पीपल के बारे में पता चला। एंड
लिटररी एंड कल्चरल हेरिटेज जो है, लिटररी एंड कल्चरल हेरिटेज, उस पर भी डिटेल रिसर्च की गई। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 6 फैक्टर हमने अभी अभी पढ़े। एंड अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने में कंट्रीब्यूट किया। सर एओयूम जो है उनका फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन यूम। वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ब्रिटिश एम्पायर पहले जितना या अभी दिख रहा है उतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 1857 जैसा रिवोल्ट दोबारा ब्रोकआउट हो। तो ब्रिटिश एम्पायर जो था वो डेंजर जोन में था, और इसीलिए लोगों के अंदर जो जनरल डिससेटिस्फेक्शन था उसे फुलफिल करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन जो है वो उनके आइडिया से अग्री हुए, और दोनों ने मिलकर दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश की, जिसका फर्स्ट सेशन जो था वो 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल जो मुंबई में है वहाँ पर सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी थे एंड 72 रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के थे। जो मेन लीडर थे, सारे नाम नहीं दिए हैं, बट जो मेन लीडर थे कॉन्फ्रेंस के वो थे दादा भाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बहादुरदीन तैयब जी, के.टी. तेलंग, दिनसा बादशाह, जिन्होंने इंडिया की नेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस किया। नाउ फर्स्ट सेशन तो मुंबई में हुआ, सेकंड कोलकाता में हुआ और थर्ड चेन्नई में हुआ। फर्स्ट के प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, सेकंड के दादा भाई नवरोजी और थर्ड के बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट में 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकंड में 432, थर्ड में 607। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनिशियल स्टेज, इनिशियल एक्टिविटीज़ जो थी वो मॉडरेट थी, कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइडेड थी, कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपनी डिमांड जो थी फॉर द मोर पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, एजुकेशन में डेवलपमेंट, इन सब की डिमांड की थी। देन अदर डिमांड्स जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वहाँ पर और इंडियंस को रखा जाए गवर्नमेंट सर्विसेज में, मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंस करवाया जाता है इंडिया से उसमें कुछ रिडक्शन किया जाए, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंस होता है उसे थोड़ा कम किया जाए, फार्मर्स के ऊपर जो डेप्ट है उसमें रिलीफ मिले, कॉटेज इंडस्ट्री का रिवाइवल मीन्स वो रीस्टार्ट हो। ये सारी डिमांड उन्होंने पीसफुली की थी। गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ये सारी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और इसकी वजह से फ्यूचर स्ट्रगल का फाउंडेशन ले डाउन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई सारे रिजोल्यूशन पास किए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उसे एक्सपेंड किया जाए, 50% इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए इन बोथ द गवर्नमेंट लाइक रीजनल लेवल ऑल्सो एंड सेंट्रल लेवल ऑल्सो। देन पार्लियामेंट जो है वो रीजनल असेंबलीज जो है उनको आंसरेबल होनी चाहिए, मीन्स प्रॉपर आंसर मिलना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड थी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनको मोर फ्रीडम दी, प्रेस को पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो प्रोवाइड किया। डिमांड तो फुलफिल नहीं हुई बट हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस को फ्रीडम ग्रांट की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने बहुत सारे एजुकेटेड यूथ को इंस्पायर किया और उनके अंदर नेशनलिज्म फॉस्टर्ड की, जिसकी वजह से कई सारे
एजुकेटेड, कैपेबल एंड पोटेंशियल लीडर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुए। नाउ ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है, इनिशियल सपोर्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो तुरंत हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया, मतलब वो उसके ऑनर रूलर बनने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो है उन्होंने सेशन अटेंड करना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट गवर्नमेंट जो है उसने ये प्रैक्टिस, मतलब ये जो सेशन अटेंड था उसे बैन किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने उसके अगेंस्ट स्टेप्स लिए कि जिससे वो इंडिया के जो पीपल थे उनको डिवाइड कर सके, उनके अंदर जो नेशनलिज्म है उसे साइड कर सके, वो नेशनलिज्म को अराइज ना होने दे। एंड फॉर दैट ही पार्टीशन बंगाल। इन बंगाल जो था वो बहुत ही बड़ा वास्ट प्रोविंस था। सो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन जो उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। दैट वाज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। एक्चुअली हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने के लिए था। देन बंगाल पार्टीशन जो है, बंगाल बिगेस्ट प्रोविंस था जिसमें बिहार एंड उड़ीसा के भी कुछ सर्टन पार्ट्स थे और पॉपुलेशन जो थी वो 7 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा थी। सो उन्होंने रीज़न दिया कि इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड बंगाल बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। सो बिहार एंड उड़ीसा को रिमूव करने के बदले बंगाल को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ईस्टर्न बंगाल जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी एंड वेस्टर्न बंगाल जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थी। सो हिंदू मुस्लिम को की जो यूनिटी थी उसे ब्रेक करने के लिए इन्होंने बंगाल को ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल में डिवाइड किया। बंगाल बहुत ही एक्टिव प्रोविंस था नेशनलिज्म एक्टिविटी में। अब जब कर्जन ने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसके पीछे का रीज़न यही था कि अगर हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए तो पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है वो भी वीक हो जाएगी। बट नेशनल लीडर जो थे वो उनका ये मोटिव समझ गए, इंटेंशन समझ गए और उन्होंने बंगाल पार्टीशन को अपोज किया। दे वर नॉट रेडी फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देन बैंग भंग मूवमेंट। बैंग मीन्स बंगाल, भंग मीन्स के जो पार्टीशन हुआ उसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट की गई। पीपल जो है उन्होंने ये जो एफर्ट्स थे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ब्रदरहुड के फीलिंग को ब्रेक करने के जो एफर्ट्स थे उसे रैलीज के थ्रू अपोज किया। हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन, लोग पब्लिक गैदर होकर शोज करने लगे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। आनंद मठ नॉवेल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने सॉन्ग लिखा था, वो सॉन्ग फेमस होने लगा, पॉपुलर होने लगा, वो स्लोगन बन गया वंदे मातरम। एंड इस तरह से पूरे नेशन में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई। बंगाल के जो पीपल थे उन्होंने जिस दिन बंगाल को डिवाइड किया 16 अक्टूबर को, वो दिन एज अ मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया। मॉर्निंग मतलब जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग उनके घर पर बैठने जाते हैं, प्रेयर करते, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग डे, बैसना जिसे कहते हैं। तो ऐसा डे ऑफ सैडनेस, उस दिन हम खुश नहीं होते कि हाँ किसी के घर जा रहे हैं। सो वो डे ऑफ सैडनेस डिक्लेयर किया। रविंद्रनाथ टैगोर के सजेशन से वो डे जो है उसे डे ऑफ यूनिटी भी सेलिब्रेट किया गया कि हमने उसे अपोज किया है, हम पार्टीशन के लिए रेडी नहीं हैं। सो दिस वॉज अबाउट द बैंग भंग मूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो थी उसकी मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एक तो था कि टू ट्रेड एंड यूज़ इंडियन गुड्स ओनली, यूज़ भी करना है और ट्रेडिंग भी करना है तो इंडियन गुड्स का ही। इम्पोर्टेड गुड्स मतलब कि फॉरेन गुड्स जो है उसको बॉयकॉट करना है। एंड एजुकेशन भी नेशनल एजुकेशन होना चाहिए।
एजुकेशन भी फॉरेन या इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करना है एंड नेशनल एजुकेशन एक्वायर करना है। तो ये गोल्स अचीव करने के लिए कमेटी फॉर्म की गई, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स जो थे उनकी लीडरशिप में किया गया एंड मेंबर्स वर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष। उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए लोगों को समझाया, स्वदेशी गुड्स को यूज़ करना ये सिखाया। न्यूज़पेपर्स, प्रोसेशंस, पब्लिक मीटिंग, फोक सॉन्ग्स, इन सब के थ्रू लोगों को स्वदेशी गुड्स की इम्पोर्टेंस समझाई। स्वदेशी गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री स्टार्ट की गई। टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज़, शुगर, सिगारेट, टोबैको, ये सब कुछ जो इंग्लैंड से इंपोर्ट किया जाता था वो सब डिक्रीज होने लगा ड्रास्टिकली, लार्ज स्केल पर वो डिक्रीज होने लगा। इंडियन कमोडिटीज़ का सेल इंक्रीज होने लगा। स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो इंडिया के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हुई, नॉट ओनली इन बंगाल बट अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हुई। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज नेशनल एजुकेशन। Third feature associated with the Swadeshi and boycott movement, that was national education. स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बैंक बंक मूवमेंट में एक्टिवली पार्ट लिया और उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे पनिशेबल एक्शंस उनके अगेंस्ट लिए गए। गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया, स्कूल कॉलेज से निकाल दिया गया, विच वॉज कॉल्ड ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल कॉलेजेस फॉर स्टूडेंट। 1907 में 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल्स एंड 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स जो थी वो बंगाल में स्टार्ट की गई। रविंद्रनाथ टैगोर जो उन्होंने विश्व भारती स्कूल शांति निकेतन में एस्टेब्लिश की, स्टार्ट की इन 1901। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बैंक बंक मूवमेंट जो है उसे स्टॉप करने में, उसे वीक करने में फेल हुई एंड फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उन्होंने 1911 में, मतलब कि आफ्टर 6 years बंगाल का जो पार्टीशन था उसे कैंसल किया एंड दिस वाज द हिस्टोरिकल एंड मेमोरेबल विक्ट्री ऑफ इंडियन पीपल, जो उन्होंने पीसफुली नॉन वायलेंस से अचीव की थी। नाउ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल राइट्स जो है वो उनको मिलने ही चाहिए। सो उनको मॉडरेट्स कहा जाता था बिकॉज उन्होंने मॉडरेट एटीट्यूड लाइक नॉन वायलेंस से ही, शांति से पीसफुली लड़ना है, सो उन्हें मॉडरेट कहा जाता था। दे प्रिपेयर्ड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की फॉर द नेशनल अवेकनिंग, लोगों को एजुकेट किया, लोगों को यूनाइट किया और लोगों के अंदर सेल्फ रूल, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, उनके माइंड में फ्रीडम, ये सब के जो सीड्स है मतलब ये सब अराइज किया और उसका आउटकम ये निकला कि इंडियन यूथ जो थे, जो एंथुजियास्टिक थे, अवेक्न थे एंड कॉन्फिडेंट थे, उनका ग्रुप फॉर्म हुआ। देन मॉडरेट लीडर्स, जो कॉन्ट्रास्ट आइडियोलॉजी थी, मॉडरेट की आइडियोलॉजी थी, वहाँ पर 3% का ग्रुप था, दैट वाज लाला लजपत राय, ही वॉज फ्रॉम पंजाब, बाल गंगाधर तिलक, ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल। ये तीनों को ट्रायो कहा जाता था, लाल बाल पाल। ये तीनों मॉडरेट आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग थे, कॉन्ट्रास्ट थे। वो ये मानते थे कि बिना लड़े फ्रीडम नहीं मिलती। उनका ये बिलीव था कि उनको सेल्फ रूल मिलना चाहिए बट नॉट एज अ फेवर, मतलब मांगना क्यों, वो हमारा राइट है, वो हमें मिलना चाहिए, हम लड़ कर लेंगे। एंड दैट्स वाई दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अग्रेशन एंड रिवॉल्यूशन। सो ये तीनों जो थे या ऐसे जो पीपल थे उनको एक्सट्रीमिस्ट्स कहा गया।
नाउ जो एक्सट्रीमिट्स है, लाल बाल पाल, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, then Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal. About them we will study or we will revise in next lecture. Hope you understand everything. Thank you all.